दोस्तों नमस्कार। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था, संविधान की एकात्मक विशेषताएं बाय एम लक्ष्मीकांत। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। संविधान की एकात्मक विशेषताएं। उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। पहला है सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र यह भी संविधान का एकात्मक लक्षण है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण से काफी विरुद्ध है। प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय हैं। दूसरा, केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल है। तीसरे, समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। अंततः अवशेषीय शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है, जबकि अमेरिका में ये राज्यों में निहित है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। तो ये जो सारे विषय हैं, यह केंद्र को सशक्त बनाते हैं और एकात्मक लक्षण है संविधान का कि शक्तियां भी केंद्र के पास ज्यादा हैं, ज्यादा विषय भी हैं। समवर्ती सूची पर भी केंद्र आगे है। अवशेषी शक्तियों का भी प्रमुख केंद्र है। दूसरा है राज्य अनस्वर नहीं। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। ऐसा पावर संसद के पास है। तो एक ऐसा लक्षण है एकात्मक, अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, न कि विशेष बहुमत की। इसको साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इस तरह भारतीय संघ अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। दूसरी तरफ देखें, अमेरिका में अनस्वर राज्यों का अनस्वर केंद्र है। तीसरा है एकल संविधान। सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है कि हमारा एक ही संविधान है जो राज्य और केंद्र दोनों के लिए है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। जो सरकारी मशीनरी है वो एक ही संविधान के अनुसार चलती है भारत में। अगला है संविधान का लचीलापन। अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है।
पांचवा लक्षण है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अतः सदस्यता में 1 से 35 तक की भिन्नता है। अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। इसी तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा में सदस्य संख्या समान नहीं है। अगला है आपातकालीन उपबंध। संविधान 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करता है। पहली है राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास शक्तियां आ जाती हैं। जब कभी आपातकाल लगता है तो सभी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है कि बिना कोई संशोधन किए ही जैसे ही आपातकाल लगा राज्य केंद्र के कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। अगला है एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद अगर देखें, भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाता है, ना कि अमेरिका की तरह। अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग है, केंद्र की नागरिकता अलग है। यहां केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में दोहरी राष्ट्रीय एवं राज्य नागरिकता का प्रावधान है। तो एकल नागरिकता भी एकात्मक संविधान का लक्षण है। 8वीं है एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की व्यवस्था स्थापना की गई है और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। नौवां है अखिल भारतीय सेवाएं। यह भी एकात्मक लक्षण है। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। ऐसी सेवाएं जो दोनों के लिए हैं। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूपेण नियंत्रण भी होता है। इस तरह राज्य भी केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं इनडायरेक्टली। अतः इस सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। अगली है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी।
CAG। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये काम तो दोनों का कर रहा है, केंद्र और राज्यों के खातों की जांच, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र की अनुशंसा पर। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है कि राज्य जो वित्त के मामले में है वह स्वतंत्र नहीं है, उस पर अंकुश लगाती है। इसके विपरीत अमेरिका के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था न हो। आपातकाल के समय क्या होता है कि राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं, लेकिन इस मामले में तो ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसा किया जा सकता है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्य के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली को अपनाया है। अगला है एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है, चुनाव आयोग है न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी संपन्न कराता है। एक ही निर्वाचित मशीनरी है, दोनों के चुनाव संपन्न करा रही है, लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में देखें, संघ और राज्यों दोनों के निर्वाचन के लिए अलग अलग मशीनरी होती है, बट भारत के मामले में ऐसा नहीं है। यहां पर एकीकृत निर्वाचन मशीनरी है जो दोनों के चुनाव संपन्न कराती है, केंद्र और राज्यों के। नेक्स्ट है राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है कि जो भी विधानमंडल ने विधेयक पारित किए, राज्यपाल ने उसको रोक लिया राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए। ऐसा पावर राज्यपाल को दिया गया है। राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो का अधिकार है। वीटो का मतलब रोक देना, रोक लगा देना।
लेकिन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई हैं और वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप देख सकते हैं एक दो बार, जो आपको संविधान के संघीय ढांचे और एकात्मक ढांचे को बताता है कि कौन कौन से लक्षण संघीय हैं, कौन से एकात्मक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।